नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र महिलाओं के अप्रत्याशित स्वभाव को संदर्भित करता है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान भी पुरुषों के स्वभाव और स्त्री की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। प्रस्तुत कहानी में महिला चरित्र की चतुराई का बारीकी से वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं त्रिया चरित्र। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर ज़रूरत और आग्रह से विवश होकर 1-2 नहीं 5 शादियाँ की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति या ठाट बाट या वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? इनको कौन भोगेगा? यह ख्याल बहुत ही अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण कई सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी, भला का ज़हीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ सह सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उससे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फ़र्ज़ था कि उससे नफ़रत करे। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने के लिए लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतज़ाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। दिल डौल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से इनकी शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगन लाल से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिलखिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूँगा। तुम बहुत जल्दी लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा हो। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को और भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो ज़रूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसने धीरज से काम लिया और आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े, लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ अभी भी भलमानसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियाँ भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मंजली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे। मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक न था। उनकी डाह का वह फ़ायदा उठा सकता था। ताहम उसके स्वाभिमान ने गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रहना न मुनासिब है न मसलहत।
मगर जाऊं कहाँ? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जा सकती हैं जब तक वे रईसों के आभूषण रहे। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों कर खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बार बार इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो फिर इससे अच्छा और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और मेरी दुनिया के गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगन दास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो कश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने आप को डाल देता है। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिरे पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी बीच एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगन दास ने जवाब दिया, जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगन दास, धर्मशाले में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। यह बाई जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगन दास, बाई जी कौन? मालिन, यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगन दास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने वो बहुत पसंद करती हैं। मगन दास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वह शौक न करे तो हमारा तुम्हारे निबाह कैसे हो? और धन है ही किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल खुद जोतता है। वह आंखों से देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी बयान करने में होती है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगन दास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती है। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडियां, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे? कोई पान लगाती है, कोई पंखा जलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये की तो ये सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो।
उस पर बैठकर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती हैं, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती हैं कि अब बोली। दिल की रानी है। बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पति आएगा? जब से यह सुनवाई आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हो दामाद को बुलाकर यहीं रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने मेरी आड़ न ली होती तो घर घर टुकड़े मांगती फिरती थी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निबाह न होगा। इंदिरा रईस दादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला, धर्मशाले में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल सकती है कि नहीं, मगर रात तो काटनी ही है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए तो पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने अपनी लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोके पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आ आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यावहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और जब सुबह नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था। और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना रोया और किसी तरह गुजर करने की तरकीबें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मज़े से पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जैसे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मौके मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा जा रहा था, उसकी कठिनाई की मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था।
पक्के के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के एक बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग से बचे हुए वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी ही मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपये रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाने जैसा था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों को यहाँ आंजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदियाँ बहती थीं। मवेशी खाने की मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है, कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही न रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना, यह उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब वह शाम के वक्त अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी। कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रो कर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बातें करती, न मुझ पर यह विपत पड़ती। भाई ने तुम्हें बैठे हुए देख लिया था, बातें भी सुन रही थी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और मुझ पर बरस पड़ी। नाक कटवा दूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी, चुड़ैल कुटनी। तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों करे? तूने मेरी चर्चा दूसरे से क्यों की? क्या वह तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी सहा न गया। रानी रूठेंगी अपने सुहाग से। मैंने भी बोला, भाई जी, मुझसे क्या कसूर हुआ? लीजिए, अभी जाती हूँ। चीखते नाक कटती है तो मेरा निबाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो मेरे पेट को हो जाएगा। तुमने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान नहीं कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ, मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी थी, उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसको भी उसी दिन निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें काहे को दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में खड़ा रहा। आह, उसके मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया कि उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी सिर्फ उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहीं रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी इस शहर में किसके आसरे रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी ही लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं तो दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ।